आप सभी को आरोही मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का एक मैथ का सेट बनाने जा रहे हैं। जो इसमें जो प्रश्न दिया गया है, सभी जो प्रश्न है वो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी वीवीआई क्वेश्चन है, जिसको हम वीवीआई क्वेश्चन कह सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। आइए, तो एक सेट में कुल 50 प्रश्न होगा। 50 प्रश्न को हम लोग दोस्त बहुत अच्छे ढंग से इसको हम बनाएंगे और सोल्व करने के साथ साथ इसको हम क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर होगा और ये क्यों होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्त, इस चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो कौन परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या कौन है। परमेय संख्या के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो परमेय संख्या कौन होता है, जिसको हम परमेय संख्या उसी को कहते हैं जो P/Q में, जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा हुआ रहता है, या तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल, जैसे 4, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसको हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप। जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसको हम परमेय संख्या कहते हैं, और जो बटा में लिखा रहता है P/Q के रूप में। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। इसमें √3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए परमेय संख्या ही नहीं होगा। 2√2, अगर प्रश्न को देखें हम तो इस प्रश्न को ऑप्शन 2 को लिखा हुआ है आपको लिखा हुआ है 2√2/√2। तो देखिए, √2 से √2 कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 2। तो 2 सिर्फ बचेगा, तो एक 2 जो है, एक पर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, और 2/1 जो है परमेय संख्या, इसलिए 2√2/√2 आपको ही परमेय संख्या हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कहता है। दूसरा में प्रश्न आपको कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक में a और b का मसा अगुना a और b का लसा, मतलब दो संख्या यहाँ पे है, दो संख्या a और b है, उसका मसा लसा से क्या संबंध है। तो एक बात हम लोग पढ़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बात पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं जरा सुनिए। हम लोग बात पढ़ा है कि HCF गुना, फार्मूला पढ़ा है HCF गुना जो एलसीएम, दो संख्या का HCF गुना एलसीएम जो होता है वो पहली संख्या बोले तो पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है, दूसरी संख्या के बराबर होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर, HCF गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। इसी से बनेगा। तो यहाँ संख्या है, आपको पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा होता है। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ही है, पहली संख्या A हो गया और दूसरी संख्या B हो गया, तो A और B के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका ऑप्शन C होगा। चलिए आगे चलिए, तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है। आपको बताना है कि कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो परमेय है। √7 को देखिए। तो √7 जो है आपका, ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन बी में √2/√5, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी अपरमेय संख्या हो गया। यहाँ पे आपको लिख दिया √3/√7, √3/√7, तो ये भी आपको हो गया अपरमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि √75/√43। तो 75 के कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए हम इसको विस्तार में बताते हैं। ई हो जाएगा ये जो आपको है पर अपरमेय नहीं है √75, कैसे देखिएगा, आपको मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। देखिए यहाँ पे, जैसे कि √75 अब बटा √48,
तो इसको हो जाएगा 25 या 75, लिख सकते हैं 25 गुना 3, और नीचे में 48 को 16 या 48, 16 गुना 3 का समझे आप। चलिए तो आप 25 इसको लिख दिया इस प्रकार से, तब 25 का वर्गमूल तो निकल गया 5, और √3 रह गया, और नीचे 16 का निकल गया 4, और यहाँ भी √3 रह गया। √3 से √3 का हो गया, खत्म हो गया, बच गया 5/4। अब 5/4 बचा आपको, तो ये जो है 5/4 परम संख्या है। परम संख्या इसका मतलब अपर में नहीं है, समझे बात। चलिए हाँ, तो हम लोग यहाँ इस प्रकार से देखिए। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको कि दो क्रमिक सम संख्या का मसा होता है। दो क्रमिक सम संख्या का मसा आप याद रखिएगा, उसका होता है क्या, 2 होता है। दो क्रमिक सम संख्या का मसा कितना होता है, 2 होता है। समझ रहे हैं बात। चलिए आगे चलते हैं, फिर से प्रश्न को हम देखते हैं। अभी जो बताया हमने, दो क्रमित मतलब दो लगातार सम संख्या का मसा कितना होता है, तो 2 होता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5वां जो है, 5वां कह रहा है कि एक की द्विघात बहुपद के मूलों के जोगफल का गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। मूलों का गुणनफल और जोगफल 2 - 15 है। देखिए उसका हम बताते हैं, जोगफल 2 और -15 है, यानी आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया -15। यही ना प्रश्न कर रहा है। देखिएगा क्या कर रहा है, गुणनफल जोगफल -2 है, गुणनफल -15 है। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का पूछ रहा है, बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद के लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए तो यहाँ तो हो जाएगा आपको x², ठीक। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, आपको मान दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा 2 है, और अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पे बैठ जाएगा 2, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह बैठ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक। आए प्लस में है लेकिन वहाँ मान दिया माइनस अल्फा इंटू बीटा का, इसलिए हो जाएगा -15। x² माइनस 2x -15, x² माइनस 2x -15 कहाँ है, ऑप्शन डी देखिए, आपको ही बन जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा जरा देखिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा। छठा कह रहा है, छठा यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस इतना के मूल है तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान पूछ रहा है, जबकि आपको बहुपद दिया है x² प्लस x प्लस 1। आपका बहुपद है x², बहुपद है आपको x², बहुपद आपको है x² प्लस x प्लस 1 है, यही ना है। देखिएगा x² प्लस x प्लस 1 है, प्लस 1। इसका कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसका फार्मूला होता है -b/c। तो माइनस b का मान क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस में है, तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो हो जाएगा -1, और c का मान 1, यानी -1 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, -1 होगा। तो देखिएगा -1 का ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में टिक कीजिए, ऑप्शन बी में टिक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपको कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 2x के, इसमें वही मान पूछ रहा है, इसमें द्विघात बहुपद या x² प्लस 2x प्लस 3 है, x² प्लस 2x प्लस 3 है, तो x² 2x प्लस 3 है, तो 1/, वही मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 3 है, देखिए ना है, देख लीजिए x² प्लस 2x प्लस 3 है, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c। तो माइनस b का मान हो गया 2, यहाँ पे देखिए b का मान 2 और c का मान कितना 3,
तो हो गया -2/3 आंसर। -2/3 कहाँ है इसका आंसर? -2/3। दो ऑप्शन है, इसलिए कोई एक ऊपर टिक कीजिए, कोई एक ऊपर टिक कीजिए। इसमें यह आंसर, इसमें यह। कह रहा है कि n³ - 3 के शून्यांक होंगे। n³ - 3 के शून्यांक क्या होगा? n²-3। देखिएगा यहाँ पे क्या है, n² - 3 है, तो ई पट्टी यहाँ बराबर 0 कर देंगे, तो ई पट्टी माइनस वो पट्टी प्लस में n²/3। n बराबर आपको हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा +-√3, मतलब प्लस में 3 और माइनस में 3, प्लस में 3 और रूट में माइनस में 3 कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी पर है। चलिए, समझ रहे बात? आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 से अब देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? इतना के शून्यांक है, इतना के शून्यांक है 6 माइनस इस प्रकार दिया है, तो उम्मीद से हमको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करना होगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे होना चाहिए 6x² -7x -3, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको निकालना है शून्यांक, इसका क्या शून्यांक होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम तोड़ते हैं, जरा देखिए तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तब देखिए कैसे टूटता है। 6x² -7x और -3 है ना, आगे अगला पिछला के गुना करेंगे तो हो जाएगा -18। कितना होगा? -18 होगा। और 18 को तोड़ेंगे तो हमको लाना है -7, तो 2 - 9 करेंगे तो 9 दूना 18 भी हो जाएगा और आपको -7 बच जाएगा। ये हो जाएगा 6x² माइनस प्लस 2x माइनस 9x और -3। समझ रहे बात? इसको आप हटा देते हैं, इसको हो गया आपको यहाँ पे -3। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से 2x कॉमन ले लो, तो 2x कॉमन हो गया बाबू, तो बच गया 3x। अब प्लस यहाँ पे हो गया सिर्फ 1, माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो हो गया 3x। अब प्लस हो गया 1, क्योंकि -7 में कॉमन हुआ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया। अब हम लोग को समझना है कि ई जो हो गया हम लोग को यहाँ पे 3x अब प्लस 1 × 2x - 3। कहा किया कि ई वाली दोनों तो एक के था, ये दोनों के बदले यहाँ लिख दिया। आगे से 2x जो है इधर से -3, इसको और में क्या चलेगा? 0 चलेगा। समझ रहा? अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 3x + 1 बराबर 0 कर देना है। ठीक, 3x + 1 बराबर 0, और इधर हम लोग को कर देना है 2x - 3 बराबर 0 कर देना है। इधर से हो जाएगा 3x बराबर -1, इधर हो जाएगा आपको 2x बराबर -3। ठीक, आगे चलिए। अब हम लोग को क्या करना है, इधर एक गुना में 3 है, ये बढ़ जाएगा भागा में, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। इधर आइए, इधर x बराबर हो जाएगा -3/2। यानी हमको ऑप्शन क्या मिल गया, समझिए, हमको ऑप्शन मिल गया -1/3 और -3/2। चलिए, -1/3 और -3/2 प्लस में 3/2, प्लस में होगा ये, प्लस में 3/2, तो हमको हो जाएगा ये क्या, ये हम लोग को हो जाएगा ये पूरा -3/2। ये वाले ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण घात होता है, रैखिक मतलब एक घातीय, रैखिक मतलब एक घातीय, एक घातीय का बहुपद कितना होता है? 1 होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इतना के निकाय कोई न हल तो के का मान क्या होगा।
दो समीकरण दिया कोई हल नहीं होने के लिए, तो आपको यहाँ पे देखिए कोई हल नहीं होने के लिए शर्त लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने के लिए आपको शर्त लगाना होगा। आपको क्या लगाना होगा? हल होने के लिए एक हल होता है तो इसका कंडीशन क्या होता है, अनेक हल होता है तो क्या होता है, बहुत सारा माने एक कोई हल नहीं होता तो क्या होता है। तो कह रहा है कोई हल नहीं है तब के का मान बताना है। तो इसका यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है? kn+2k। तो कोई हल नहीं होने के लिए फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर डज नॉट इक्वल c1/c2 डज नॉट इक्वल c1/c2 होता है। इसी फार्मूला को यहाँ पे हम लोग को यूज करना है। a1/a2 बराबर मतलब हो जाएगा k/, देखिए पहला समीकरण में अगला जो है x के साथ में k हो जाएगा, तो k/3। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा सही ढंग से नहीं है। क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखिए पहला समीकरण तो लिखा है, लेकिन दूसरा समीकरण में आपको थोड़ा सा गलती है, इसलिए क्वेश्चन ही फोल्ड इसको मान लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए इसका विवेचक पूछ रहा है 12 का विवेचक, तो 12 का विवेचक पूछ रहा है बाबू। तो विवेचक का फार्मूला क्या होता है समझिए। विवेचक का फार्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac होता है। अब देखिए यहाँ पे d², यहाँ b² क्या दिया है विवेचक में, यहाँ दिया है a का मान 3, b का मान -2, 3 - 2 1/3, 3 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 आदि होल स्क्वायर -4 गुना a 1/2 गुना 3। देखिए a का मान कितना दिया है, देखिएगा a का मान आपको दिया है, a का मान 3, b का मान 2 और माइनस क्या है 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। 3 बी तो 2 हो गया -2 का स्क्वायर, फिर 3 गुना 1/3, एक जगह हो गया 3, एक जगह हो गया आपको 3, क्या हो गया एक जगह 3 अगुना 1/3 हो गया, तो 3 से 3 72, 4 में 4 गया तो 0 बचा, आपको क्या बचा 0 बचा। तो 0 जब बचा तो 0 ऑप्शन इसमें होना चाहिए, 0 ऑप्शन होना चाहिए, मतलब कितना हुआ आपको ए हुआ, 0 आएगा। चलिए आगे देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दुघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो शून्य से बड़ा होने पर, जब शून्य से बड़ा होता है तो दोनों मूल जो होता है वास्तविक होता है और भिन्न होता है, वास्तविक और भिन्न होता है। क्या होता है? वास्तविक और भिन्न होता है। वास्तविक और क्या होता है? तो भिन्न होता है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जब हम चलेंगे